back. This side Dr. Shiv here, and this is the 5th part of anesthesia. FMG अगस्त 2020 का है ये पेपर. ओके, तो देखिए इसमें कितने रिपीट हुए और अब यहाँ से क्या वेरिएशन होने लगा है. कुछ नई चीज़ यहाँ से अब ये लोग ऐड करना स्टार्ट किए हैं, जो मैं इस वीडियो के साथ साथ आपको समझाऊंगा क्या नई चीज़ें अब ऐड हो रही हैं एग्जाम पैटर्न में. ओके, तो पहला क्वेश्चन था अगस्त का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्राइंडिकेटेड इन एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायर. ये रिपीट टॉपिक था. जाके पहले वीडियो में फार्मा वाली वीडियो में भी बोला हूँ कि ये कीटामीन, प्रोपोफोल, ये 3-4 जो ड्रग हैं, थियोपेंटोन वगैरह, इनसे एक क्वेश्चन 100% रहता है. ओके, तो देखिए एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरा में सोडियम थियोपेंटेन नहीं देना है. ओके, अब देखिए क्या होता है कि ये जो थियोपेंटेन है ये बार्बिट्रेट है. ओके, ये एंजाइम को इंड्यूस करता है. सो क्या होता है, सोडियम थियोपेंटेन कैन गेट प्रेसिपिटेटेड बैड फॉर द पोरफायरा. इसलिए पोरफायरा में हमें सोडियम थियोपेंटेन नहीं देना है. इसे एकदम रटना पड़ेगा चीज़ें एकदम कि पोरफायरा में कौन सा ड्रग नहीं देंगे, सोडियम थियोपेंटोन. ओके, इतना ज़्यादा रट लो कि वहाँ कुछ सोचना ना पड़े. अब देखो पोरफायरा के लिए थियोपेंटेन, इटोमिडेट दोनों कंट्राइंडिकेटेड. मान लो सोडियम थियोपेंटोन नहीं दिए होता तो इटोमिडेट आंसर टिक करना पड़ता है. ऐसे इनको लॉजिक लगाना पड़ता है. अब देखो यहीं पे मैं जो बोल रहा हूँ फिर से हम वो चीज़ें एक बार फिर ऐड कर रहे हैं. एजेंट ऑफ चॉइस फॉर पोरफायरिया में कौन सा है एजेंट ऑफ चॉइस, तो है प्रोपोफोल. ओके, प्रोपोफोल. और एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रोपोफोल कंट्राइंडिकेटेड इन शॉक वाले पेशेंट में हम प्रोपोफोल नहीं दे सकते. तो देखो क्वेश्चन कैसे डिजाइन किया जा सकता है कि सपोज अ पेशेंट केम इन शॉक. अब ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, यही सारे ड्रग 3-4, और पूछ लेंगे कि विच वन इज़ कंट्राइंडिकेटेड इन शॉक. तो आपको प्रोपोफोल पर वहाँ पे टिक करना पड़ेगा. ठीक है, तो इस तरह यहाँ से लॉजिक लगाओ खुद से, ये चीज़ें रट के कि क्या क्या पूछ सकते हैं. कंट्राइंडिकेटेड फॉर थियोपेंटोन कब कब नहीं दे सकते, पोरफायरम नहीं दे सकते, इसको भी शॉक में नहीं देंगे, ब्रोंकियल अस्थमा में नहीं देंगे. ओके, अब देखो कीटामाइन कब कब, ये जो आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रही ना, आपको विश्वास नहीं होगा, आप इस बार पेपर दोगे इनमें से एक क्वेश्चन होगा, डैम से हो रहा है. ओके, अब देखो कीटामाइन कब कब इंडिकेटेड है. कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी में आप कीटामाइन नहीं देंगे, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के पेशेंट में नहीं देंगे, हाइपरटेंशन में नहीं देंगे, न्यूरो सर्जरी में नहीं देंगे, ग्लूकोमा में नहीं देंगे, इपिलेप्सी में नहीं देंगे. तो अब इनमें से कुछ भी एक ऑप्शन वहाँ पे इनसे बना सकते हैं ये ऑप्शन, और इन सब ड्रग से कि पूछ लेंगे कीटामीन किस में कंट्राइंडिकेटेड है. तो कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ग्लूकोमा, एपिलेप्सी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ पेशेंट, हाइपरटेंशन में हम ये कीटामीन नहीं देंगे. अब देखो इटोमिडेट एड्रिनल सप्रेशन करता है, सो नॉट यूज्ड रूटीनली. ओके, रिजर्व्ड ओनली कार्डियो रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज्ड पेशेंट. ओके, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली कार्डियोवैस्कुलर स्टेबल है ये. तो इटोमिडेट हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ वाले पेशेंट में दे सकते हैं. ओके, तो ये सेफ़ है फॉर CBS के लिए. तो ये ध्यान रखना है. चारों ड्रग कौन से, सोडियम थियोपेंटोन क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ कंट्राइंडिकेटेड, कीटामाइन कहाँ कहाँ काम करता है, कहाँ कंट्राइंडिकेटेड, इटोमिडेट क्या क्या करता है, प्रोपोफोल क्या करता है. ओके, मतलब सीधी सी बात वही, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट और डे केयर वाला हो गया. एक लॉजिक बनता है कि यार इन सब टॉपिक से वो लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं. तो देखो वो पहला क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट टॉपिक से था, एक तो मिल गया. अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन अब क्या करने लगे हैं कि आप अब के पेपर में इमेजेस ज़्यादा जोड़ने लगे. तो ये पेपर और इजी कर देता है कि आपको कहानी से ज़्यादा नहीं टेंशन लेना. अगर एक बार इमेज देखी क्लिक हो गया ना तो डायरेक्ट आंसर टिक होता है. ये ज़्यादा इजी होता जा रहा है, इसको टफ मत लो. इमेज हर चीज़ की देखो, वो श्योर शॉर्ट नंबर देके जाएगा. ओके, तो अब यहाँ से इमेज जोड़ने लगे वो लोग ज़्यादा 2020 से. तो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस, ये डिवाइस थी एक, ठीक है, और इसमें 2 बैरल थे और एक लीड थी ऐसे निकली, और ये ऐसा बना था. इसकी रियल इमेज ज़रूर चेक करना. यहाँ पे मैंने पिक्टोरियल बनाई थी क्योंकि मैंने देखी है तो मेरे को अंडरस्टैंडिंग है. आप लोग इसकी यहीं पे जैसे देख रहे हैं तो रियल इमेज चेक करिए. तो ये क्या था, लेरिंजियल मास्क एयरवे है, बट ये क्लासिकल नहीं था. कौन सा था, प्रोसील LMA है. ठीक है,
अब प्रोसील LMA क्या करता है कि ये सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस है, सुप्राग्लोटिस के ऊपर ये वहाँ तक पहुँचेगी। ओके, फर्स्ट जनरेशन LMA में क्लासिकल आता है लैरिंजियल मास्क एयरवे, जिसमें सिंगल ट्यूब रहती है, ये एयरवे ट्यूब। ओके, मतलब ऐसा उसमें रहता है कि ये एक सिंगल, ये जो आपने देखा होगा हॉस्पिटल में। सेकेंड जनरेशन जो ये हैं डिवाइस, उसमें आते हैं ये सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस, जिसमें आता है प्रोसील LMA। तो ये क्वेश्चन पूछा था यहाँ से, तो अब आपको पता चल गया ना कि ये LMA से क्वेश्चन पूछते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप प्रिपेयर रहेंगे खुद से कि LMA के बारे में हमें पढ़ के जाना, उसकी इमेज देख के जाना है। ये आइडिया मिलता है, ये हिंट मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का। ठीक है, आई जेल एयरवे क्या होता है? अभी देखो इस बार प्रोसील पूछा है, आई जेल के बारे में अब नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं, LMA सुप्रीम के बारे में पूछ सकते हैं। तो इनकी आप इमेज देखिएगा, आई जेल एयरवे में कप इस ग्रीन कलर का दिखेगा तो आई जेल है, और LMA सुप्रीम में कर्ड कप रहेगी। ओके, तो अब ये चेक कर लेना आप। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन भी आइडेंटिफाई द डिवाइस, डायरेक्ट इमेज दी, पूछा बताओ ये कौन है। तो इसमें क्या थी? डबल बैरल थी, डबल ल्यूमेन थी। ओके, तो डबल ल्यूमेन इंडोट्रैकियल ट्यूब है। तो इंडोट्रैकियल ट्यूब एक हाइल्ड है। ओके, ये हाइल्ड है, अब समझो इसको। ठीक है, तो यूज्ड इन थोरेसिक सर्जरी में ये डबल ल्यूमेन इंडोट्रैकियल ट्यूब यूज़ करते हैं, प्रोटेक्टिंग वन लंग फ्रॉम अनदर लंग ड्यूरिंग इन्फेक्शन एक्सेट्रा। ओके, इसलिए यूज़ करते हैं कि एक लंग में अगर सर्जरी चल रही तो दूसरा लंग इन्फेक्शन ना हो। अब देखो ऑप्शन में भी ये दे रखा था, ये भी हाइल्ड है, ये भी, ये सब हाइल्ड हैं। तो ये टॉपिक्स आपको देखना है। ये फ्लेक्सो मेटालिक ट्यूब है, इसमें मेटल की वायरिंग रहती है। ओके, तो मतलब आप स्टेबल कर सकते हैं ऐसे कहीं भी। ये किंक रेजिस्टेंट है, न्यूरो सर्जरी में हम यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन बना सकते हैं कि न्यूरो सर्जरी में कौन सा हम ट्यूब यूज़ करेंगे, तो ये है फ्लेक्सो मेटालिक ट्यूब। ओके, तो ये हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखो, इसमें 3 इमेज पूछ ली थी कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग निडल। अब क्या थी? निडल ऐसी थी कि ये पिंक कलर का, ये उसका नोब दे रखा था, और ब्लैक और येलो कलर के, ये इस तरह जैसे वो मॉस्किटो का लेग होता है, डीज मॉस्किटो को, उसमें ब्लैक एंड वाइट रहता है, इसमें ब्लैक एंड येलो है सपोज। हाँ, तो ये कौन सी निडल है? देखो ये है कि अगर इमेज नहीं देखी होगी तो कभी नहीं हम पहुंच पाएंगे। ओके, तो अब एक हाइल्ड और मिल गया हमें फ्यूचर एग्ज़ाम के लिए कि निडल्स भी हमें देखनी है, एनेस्थीसिया वाली क्या क्या यूज़ करते हैं। तो ये जो थी, ये थी टाउहीज निडल। ओके, ये कब यूज़ करते हैं? ये एपिड्यूरल निडल है, इट हैज़ मार्किंग इन इट, इसमें मार्किंग रहती है, इट हैज़ विंग ऑन इट, और इसमें विंग भी रहता है, थिकर डायमीटर रहता है। ओके, तो यहाँ पे हम स्पाइनल निडल्स, अब आपको आगे पता चल गया कि ये इनके लिए मतलब इनको पसंद है ये सब पूछना, तो स्पाइनल निडल देख के जाना है। तो ड्यूरा कटिंग, जो आउटर लेयर होती है ब्रेन की, स्पाइनल कार्ड की, तो ड्यूरा कटिंग के लिए क्विंकी यूज़ करते हैं। ठीक है, इंक्रीज रिस्क ऑफ पंक्चर ड्यूरल एंड हेडेक इससे बढ़ता है, क्योंकि जब ड्यूरा कटिंग होगा तो पोस्ट ड्यूरल हेडेक होगा। ठीक है ना, तो क्विंकी निडल देख लेना। ड्यूरा स्प्लिटिंग, ये ड्यूरा कट कर रही थी क्विंकी और ये स्प्लिट कर देगी उसको। तो ड्यूरा स्प्लिटिंग कौन कौन सी है? स्पॉर्टी है और विटिकेयर है। क्या है? निडल। तो देखो स्पॉर्टी में थोड़ा ये डायमीटर इसका होल बड़ा रहता है, और विटिकेयर में शॉर्ट रहता है, और विटिकेयर की टिप देख लो। तो ये निडल आपको ओरिजिनल में देखनी होगी। ओके, बोथ द पेंसिल टिप नॉट वेरी शार्प, ये जो स्प्लिटिंग वाली है ना, अगर शार्प होगी तो कट कर देगी, वो विटिकेयर होगी। डिफरेंस इन लॉन्ग होल इन स्पॉटी निडल, लॉन्ग होल रहता है मैंने पहले बताया स्पॉटी में, एंड स्मॉल इन विटिकेयर, सो लेस लीकेज होता है। तो इसमें जो पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक होता है उसकी होने की संभावना कम है। तो देखो मैंने बना लिया था अपने हिसाब से यहाँ पे कि विटिकेयर जो है बेस्ट स्पाइनल निडल विथ लीस्ट लीक ऑफ पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक। ओके, इससे कम होगा। विटिकेयर बेस्ट है क्योंकि होल कम है तो लीकेज कम होगा। तो क्विंकी ऐसे दिखती है। ओके, ये देखो शार्प है इसका एज, और ये डायमीटर बड़ा है, ये ड्यूरा कट करेगी। और विटिकेयर क्या है? इसमें देखो ये होल, ये पेन उतना शार्प नहीं है इंड, और विटिकेयर का होल जो है शॉर्ट रहता है। स्पॉटी का क्या रहता है कि पेंसिल टिप है, मतलब उतनी शार्प नहीं है, और इसका होल बड़ा है। ओके, तो ये 3 निडल रुक के अच्छे से देख लेना, कोई भी एक निडल नेक्स्ट टाइम
पूछ सकते हैं। अब ये साइड वाला व्यू है कि इसका शार्प रहता है एज, तो ये क्विंकी है, स्पॉटी का देखो इनके ज़्यादा शार्प नहीं है, होल बड़ा है, स्पॉटी में बड़ा रहता है, और विटकेयर का ऐसा दिखेगा। ओके, सो प्लीज़ इनके वो देख लेना रियल इमेजेस। अब देखो 5th नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था, ए पेशेंट हैज़ नो पल्स ऑन ECG, सम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सीन ऑन कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन बीइंग डन, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। ओके, मतलब एक पेशेंट है जो शॉक में है, उसका पल्स नहीं पकड़ पा रहे हैं हम, पल्स नहीं समझ में आ रही, बट ECG में हमको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिख रही है जब हम कंप्रेशन और वेंटिलेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट अभी डेड नहीं है, एक उसकी कार्डियक एक्टिविटी है। तो मतलब अब हमें उसकी क्या करनी पड़ेगी, हार्ट रिदम, हार्ट बीट बढ़ानी पड़ेगी। तो सीधा सा क्वेश्चन था कि एड्रेनल देंगे, ठीक है, एड्रेनालिन देंगे, ये एड्रेनर्जिक ड्रग होता है, ठीक है। CPR देखो, अब यहाँ पे हम सब कवर कर लेते हैं कि CPR करने के मतलब अगर नो पल्स है, अगर पल्सलेस इलेक्ट्रिविटी है, ठीक है, और तो ये एक कंडीशन थी वहाँ पे। अब यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट के 2 डिवीज़न बना लिए हमने कि एक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पल्सलेस वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया। तो दीज आर शॉकेबल रिदम, मतलब अब हम यहाँ पे वो डिफिब्रिलेटर देंगे, डिफिब्रिलेट करेंगे, क्योंकि अगर वेंट्रिकुलर रिदम बहुत ज़्यादा है, मतलब समझ रहे हैं ना, तो डिफिब्रिलेट करके हम उसको स्लो कर देंगे और फिर उसको एड्रेनालिन देंगे, IV देंगे। तो 1/1000 याद रखना, एवरी 3 से 5 मिनट देंगे जब तक पेशेंट होश में नहीं आ जाएगा। नो लिमिट हाउ मेनी टाइम्स कैन रिपीट, और एमियोड्रोन दिया जाएगा। ओके, IV 300 ml, देन mg, एंड देन 150 mg, ओनली 2 डोजेज। ओके, अब दूसरा केस क्या रहता है कि एसिस्टोल है, ठीक है, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो ये नॉन शॉकेबल पेशेंट है, जो ये वाला केस था। तो अब इसमें क्या करना था कि डिफिब्रिलेटर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पल्स नहीं समझ में आ रही, थोड़ी एक्टिविटी दिख रही है, तो उसको भी डिफिब्रिलेटर दे के मार नहीं देना पेशेंट को। ये समझना है कि अगर पल्स लेस है और हार्ट की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा चल रही है, टैकीकार्डिया है, तो हम फिर डिफिब्रिलेटर दे के एड्रेनालिन देंगे। बट अगर मतलब पेशेंट की पल्स बहुत मतलब दिख नहीं रही हैं, लेकिन माइल्ड कार्डियक एक्टिविटी समझ में आ रही थी, तब केवल हमको एड्रेनालिन देना है। ओके, IV, और जिसका IV देंगे तो 1/10,000 चलेगा। ओके, यहाँ भी 1/10,000 एवरी 3 से 5 मिनट। तो ये इसका बेस था। मतलब ये पेशेंट कई प्रकार से इस तरह बन के आते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है उसका, ट्रॉमेटिक हो सकता है, डिपेंड ऑन द केस, क्योंकि उसने पूरा दिया नहीं था, इतना ही दिया था। एट्रोपिन कब देते हैं, एट्रोपिन हम देते हैं जब वो होता है अपना ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में एट्रोपिन देते हैं, ठीक है। और एमिड्रोन क्या है, एंटी एरिथमेटिक ड्रग है। डिफिब्रिलेशन का तो आप समझ ही गए, जब टैकीकार्डिया होगा तब दिया जाएगा। तो देखो थोड़ा लॉजिकल पूछा था, इसीलिए बोला सबने कि 16 का पेपर थोड़ा हार्ड था। 16 क्यों बोलता हूँ बार बार, अगस्त वाला। ओके, 6वें नंबर क्वेश्चन था कि ए पेशेंट विथ मॉडरेट और सीवियर कार्डियक डिजीज विच विथ फाइब्रोमा भी है उसको, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन। तो अगर ए पेशेंट विथ मॉडरेट और सीवियर कार्डियक डिजीज, एक पेशेंट है सपोज, अब ये आपको केस ऑप्शन समझ पढ़ने से ये समझ जाना चाहिए कि हिस्टेक्टॉमी हो रही, तो मतलब लेडीज़ फीमेल है और उसको सीवियर मॉडरेट लेवल की कार्डियक डिजीज़ है और फाइब्रोमा भी है, तो हमें क्या नहीं करना है। ओके, तो हमें लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी नहीं करना है, बिकॉज ज़्यादा ब्लीडिंग होगी और उस पेशेंट क्रिटिकल होने की संभावना है। ओके, इट में क्रिएट्स न्यूमोपेरिटोनियम भी हो सकता है, प्रेशर बढ़ जाएगा न्यूमोपेरिटोनियम के कारण, और कार्डियक डिजीज़ थी तो उसको और वर्स हो जाएगी बिकॉज ऑफ CO2 इंसफ्लेशन। CO2 डालते हैं ना जब लेप्रोस्कोपिक होती है, तो हाइपर कार्बिया मतलब CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस आफ्टर लोड बढ़ा देगा, प्री लोड बढ़ा देगा और कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। ठीक है, न्यूमोपेरिटोनियम सीधा सीधा समझो कि प्रेशर हार्ट के ऊपर ज़्यादा पड़ने लगेगा। तो ये एक नया टॉपिक था सोचने वाला। ओके,
तो देखो यहाँ पे ज़्यादा टॉपिक नहीं रिपीट हुए थे, सब कुछ नए नए क्वेश्चन आए थे। कभी कभी हो जाता है ऐसे, तो हर बार के लिए ऐसा नहीं कि हर बार होगा। उसके बाद से दिसंबर का भी पेपर सरल था, जून वाला भी एकदम इजी था। अभी देखना आगे इसी सीरीज़ में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 7वां क्वेश्चन, इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड चेस्ट एक्सरे शोज द न्यूमोथोरैक्स, द पेशेंट वाज स्टेबल विथ नॉर्मल एयर इंटरिंग हार्ट बायलेटरल, नेक्स्ट स्टेप। मतलब हमने चेस्ट एक्सरे करवाया एक पेशेंट का जिसका ऑपरेशन हुआ था, अब हमें उसमें दिख रहा है कि न्यूमोथोरैक्स है, बट द पेशेंट स्टेबल है विथ नॉर्मल एयर इंटरिंग हार्ट बायलेटरल, उसकी एयर जो एंट्री हो रही है, रिस्पिरेशन चल रहा है वो नॉर्मल है। तो बोल रहा है कि अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप। तो देखो जनरली हम पढ़ते हैं और सुनते हैं कि हाइड्रो ये न्यूमोथोरैक्स है, तो हमको तुरंत दिमाग में आता है कि निडल डाल देंगे तो गैस निकल जाएगी, बट पेशेंट स्टेबल है, तो इसलिए वेट करना है, वेट फॉर 24 आवर्स, रिपीट द चेस्ट एक्सरे। कई बार वो खुद से रिजॉल्व हो सकता है, ज़बरदस्ती में निडल डाल के बूस्ट नहीं करना है कंडीशन, ओके। तो ये वाले क्वेश्चन वेट एंड वॉच वाले ज़रूर ध्यान देना, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे गाइस। 5th पार्ट डन हो चुका है। ये वर्स्ट पेपर था हिस्ट्री का, सो डरना नहीं है, नेक्स्ट पेपर में देखना आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे पेपर से हमें नए टॉपिक्स का अंदाज़ा मिल जाता है कि नेक्स्ट टाइम सपोज वो हार्ड पूछते हैं तो हम कैसे प्रिपेयर रहेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।